दोस्तों, वेलकम बैक। मिशन रीड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मनोज पवार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच चलने वाले विरोध को, विद्रोह को, और उसको हमने उस टॉपिक से क्लियर किया था, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, जिसमें हमने विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध के बारे में जाना था। कुछ जो पॉइंट उस लास्ट वीडियो में रह गए थे उनको मैं इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है, मिशन रीड, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हमारा ना चूके। इसी प्रयास के साथ में मैं अपने इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि महाराणा प्रताप के कुछ उपनामों की हमने चर्चा की थी, जिसमें कीका, हिंदुआ सूरज, इसके अलावा हल्दीघाटी का शेर, भारत का वीर पुत्र, ऐसे कई उपनामों के साथ में महाराणा प्रताप को संबोधित किया जाता था। अब स्थिति मैंने आपको लास्ट तक वहां तक क्लियर की थी कि महाराणा प्रताप जो है किस प्रकार से मेहतर खां के तलवार के एक ही वार से दो टुकड़े जीरा बख्तर और घोड़े सहित कर देते हैं। इससे मुगल है उसमें हड़कंप मच जाता है, और महाराणा प्रताप जो है अवसर पाकर मर्दाना हाथी पर बैठे हुए, यहाँ पर मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर किया था कि मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, तो मर्दाना पर बैठे हुए मान सिंह की ओर रुख करते हैं, और महाराणा प्रताप की ये मन स्थिति चेतक भली भांति भांप जाता है, और चेतक महाराणा प्रताप के निर्देश पर मान सिंह की ओर रुख करता है, और चेतक अपने आगे के दोनों पैर उठा करके मान सिंह के मर्दाना हाथी पर सवार हो जाता है। और तब महाराणा प्रताप एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार अपने भाले से मान सिंह पर करते हैं, और मान सिंह इस प्रहार से बचने के लिए होदे में छुप जाता है और हाथी का महावत मारा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कहेंगे हम कि उस मर्दाना हाथी के सूंड पर बंधे हुए जहरीले खंजर के कारण चेतक के पैर जो है वो घायल हो जाते हैं, पैर कट जाते हैं, और महाराणा प्रताप भी उस स्थिति में युद्ध में लड़ते हुए काफी घायल हो चुके होते हैं। और इस स्थिति में छोटी सादड़ी के झालामान महाराणा प्रताप के राज चिन्ह और उनके राज चिन्ह को धारण कर लेते हैं, और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध करते हैं। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से दूर सुरक्षित स्थान के लिए निकल जाते हैं, लेकिन झालामान को महाराणा प्रताप समझ करके मुगल सेना उन पर टूट पड़ती है, और झालामान यहाँ बहुत ही वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति हमने खानवा के युद्ध के मैदान में देखी थी, जब महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं, और महाराणा सांगा का स्थान भी छोटी सादड़ी के झाला बीदा द्वारा लिया जाता है, और वहां पर वो लड़ते हुए शहीद होते हैं। तो यहाँ झालामान के संदर्भ में काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को धारण करके हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के स्थान पर युद्ध लड़ा था। तो वो है छोटी सादड़ी के झालामान। चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित लेकर के युद्ध मैदान से बाहर निकल जाता है और एक नाला पार करवा देता है, और वह नाला ही चेतक का अंतिम कह सकते हैं कि प्रयास था अपने स्वामी के प्रति, और नाला पार करवाने के पश्चात चेतक वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस चेतक की मृत्यु पर, चेतक जो महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा है, उस चेतक की वहां मृत्यु हो जाती है, और महाराणा प्रताप जो विकट से विकट परिस्थिति में भी नहीं घबराए, विकट से विकट परिस्थिति में भी जो नहीं डिगे, वो अपने स्वामी भक्त घोड़े की मृत्यु पर बहुत दुखी हो जाते हैं, और उनके आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती हैं। और तभी उनके वे भाई जो शक्ति सिंह के नाम से जाने जाते हैं, और शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप से नाराज होकर के मुगल बादशाह अकबर की शरण में चले जाते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और वे दूर से आवाज लगाते हैं। काफी इतिहासकार इस बात को बहुत ही, इस दृश्य को मार्मिकता से प्रस्तुत करते हैं, और कहते हैं कि शक्ति सिंह संबोधन करता है कि हे नीला घोड़ा रासवार। जब ये स्वर महाराणा प्रताप के कानों में पड़ता है, वो शीश उठाकर देखते हैं तो सामने उनका भाई शक्ति सिंह खड़ा होता है, जिसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं। महाराणा प्रताप उन्हें क्षमा कर देते हैं। और ये बात मैं किसी भी साहित्य के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, या किसी भी ऐसी किंवदंती के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, इसका ऐतिहासिक और साक्षात प्रमाण राज सिंह प्रशस्ति या राज प्रशस्ति में मौजूद है। राज प्रशस्ति
जो राजसमंद झील के किनारे पर अवस्थित है, 25 प्रस्तरों पर उत्कीर्ण किया गया शिलालेख, जो कि भारत के अंदर प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा शिलालेख है। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में लिखवाया गया, जिसमें बप्पा रावल से लगा करके महाराणा राज सिंह तक के राजवंश की सूची और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख हमें मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये राज प्रशस्ति जो है राज सिंह, महाराणा राज सिंह के शासनकाल में लिखा गया और इसको लिखने वाले रणछोड़ भट्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई राज प्रशस्ति और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और 25 प्रस्तर स्तंभों पर इसको उत्कीर्ण किया गया है। बात करेंगे चेतक की, तो चेतक की समाधि कहाँ है, तो बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनाई गई और तत्पश्चात जो महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप वे घायल अवस्था में कोल्यारी गांव पहुंचते हैं, कोल्यारी, जहां उनका उपचार किया जाता है। कोल्यारी गांव में महाराणा प्रताप का उपचार किया जाता है और उसी समय वो अपनी तत्कालीन राजधानी आवरगढ़ को बनाते हैं। आवरगढ़ देखिएगा, मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत रही जिसने काफी सारी राजधानियां देखी हैं, तो आवरगढ़ जो कि कमलनाथ की पहाड़ियों में स्थित है, कमलनाथ की पहाड़ियां, कमलनाथ की पहाड़ियों में स्थित आवरगढ़ को वो अपनी राजधानी बनाते हैं और अपना शस्त्रागार जो है वो मायरा गुफा के अंदर एक स्थान जिसका नाम है मचीन, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। मचीन नामक स्थान मायरा गुफा में, मायरा गुफा, वहां महाराणा प्रताप अपना शस्त्रागार बनाते हैं। शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार जो है वो मायरा गुफा में मचीन नामक स्थान पर बनाया जाता है और महाराणा प्रताप इसके पश्चात कुंभलगढ़ लौट जाते हैं, जहां उनका दूसरा राज्याभिषेक होता है। देखिए, राज्याभिषेक के संदर्भ में महाराणा प्रताप के बारे में 2 बातें मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आपको पिछले वीडियोज में, जिसमें मैंने बताया था कि 28 फरवरी 1572 जब महाराणा प्रताप की आयु 32 वर्ष की होती है, होली का दिन होता है और गोगुंदा के अंदर उनके नाना आखेराज सोनगरा और राज सिंह के प्रयासों से सभी राजपूत सरदार मिलकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करते हैं। दूसरा राज्याभिषेक उनका कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है और उसकी तिथि मानी जाती है 1 मार्च 1572 को, जिसे राजमहलों की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप जब कुंभलगढ़ पहुंचते हैं, कुंभलगढ़, तब वहां उनका पुनः राज्याभिषेक किया जाता है, राज्याभिषेक। और इस राज्याभिषेक की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस राज्याभिषेक के अवसर पर जोधपुर के रावचंद्र सेन भी मौजूद रहते हैं। रावचंद्र सेन, जोधपुर के रावचंद्र सेन इस राज्याभिषेक के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है। फिर दौर शुरू हो जाता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा विभिन्न प्रकार के संघर्षों का। अकबर समय समय पर काफी सारे अपने प्रतिनिधियों को भेजता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध और इसी क्रम के अंदर वो भेजता है, 3 बार भेजा जाता है, जिसमें इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा 3 बार भेजा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, 1577, 1578 और 1580 में शाहबाज खान को, शाहबाज खान, कुंभलगढ़ पर इसका 3 बार आक्रमण होता है। और ऐतिहासिक बात जो इसके अंदर निकल करके आती है इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो ये है कि शाहबाज खान वह एकमात्र व्यक्ति है जो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन बनता है? शाहबाज खान। और उसके बाद में महाराणा प्रताप किलेदार नियुक्त करते हैं, सोनगरा जो सरदार हैं उसको नियुक्त करते हैं और उसके पश्चात पुनः कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, पुनः स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद में बात करेंगे 1578,
मेवाड़ के उद्धारक के रूप में काफी सारे लोगों को जाना जाता है, काफी सारे लोगों को जाना जाता है, काफी सारे लोगों के बारे में हमने जाना है। मेवाड़ के उद्धारक के रूप में कहीं ना कहीं बप्पा रावल के बारे में भी कहा जाता है, पन्ना धाय को भी हम मेवाड़ के उद्धारक के रूप में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक मेवाड़ के उद्धारक के रूप में माना जाता है भामाशाह को। भामाशाह इस विकट परिस्थिति में जब महाराणा प्रताप आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, तो उन्हें धन की आवश्यकता होती है, तो भामाशाह अपने भाई ताराचंद के साथ, दोनों नाम याद रखिएगा आप, भामाशाह और ताराचंद, जो महाराणा प्रताप से भेंट करते हैं चूलिया गांव में, चूलिया गांव। और इस चूलिया गांव के अंदर जब महाराणा प्रताप से भामाशाह की भेंट होती है, भामाशाह महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं सौंपते हैं, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। और ये स्वर्ण मुद्राएं इतनी पर्याप्त थी कि महाराणा प्रताप अपनी 25,000 की सेना का, 25,000 सेना का 12 वर्षों तक रखरखाव कर सकते हैं। यानी कि 12 वर्ष तक अपनी सेना के रखरखाव का धन जो है भामाशाह द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए वर्तमान में भी जब कोई व्यक्ति अपनी दानशीलता को दिखाता है तो उसे भामाशाह कहकर के ही संबोधित किया जाता है। और भामाशाह द्वारा किए गए इस बहुत बड़े सहयोग के कारण ही महाराणा प्रताप अपना अगला जो प्रधानमंत्री है वो भामाशाह को नियुक्त करते हैं। भामाशाह को प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप द्वारा बनाया जाता है उनके इस बहुत बड़े दानवीरता के कारण। अब एक महत्वपूर्ण घटना जो आगे चल करके और आ रही है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के संघर्ष या अकबर द्वारा भेजे जाने वाले लोगों का क्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी क्रम में अगला जो व्यक्ति महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा जाता है वो है 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। यहां भामाशाह से रिलेटेड एक चीज और निकल करके आती है कि राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है, तो वहां पर आप नाम जरूर याद रखिएगा। राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बाठिया को, सेठ अमरचंद बाठिया, बाठिया। और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे को भी इसी प्रकार से आर्थिक मदद की थी। तात्या टोपे, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, तात्या टोपे को आर्थिक मदद प्रदान की थी शेठ अमरचंद बाठिया द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना 1580 के अंदर अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप के विरुद्ध आता है और अपना मुगल जो शिविर है, मुगल शिविर शेरपुर में लगाता है। शेरपुर, इसकी सूचना महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम को लगती है और जहां शेरपुर का शिविर लगाया गया है वहां पर अब्दुल रहीम खान का परिवार भी होता है, उसके बीवी बच्चे भी होते हैं। और अमर सिंह प्रथम उसे, उसके परिवार को वहां से उठाकर जबरन लेकर के आ जाते हैं, महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप जो अपने चरित्र के धनी थे, उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि वो अपने शत्रु के परिवार को भी इस युद्ध में शामिल नहीं करते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध का इसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कहकर अमर सिंह को थोड़ा सा डांट फटकार करके और ये आदेशित करते हैं कि आप जाइए और पुनः इनके परिवार को सुरक्षित शेरपुर छोड़ करके आइए। तो अमर सिंह द्वारा परिवार को बंदी बनाया जाता है, अमर सिंह प्रथम। लेकिन महाराणा प्रताप के कहने पर अमर सिंह पुनः अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को शेरपुर शिविर में छोड़ करके आते हैं। और जब ये बात अब्दुल रहीम खान खाना को पता चलती है तो कहीं ना कहीं वो आत्मग्लानि महसूस करता है कि मैं कैसे व्यक्ति के विरुद्ध आया हूं लड़ने के लिए, जो व्यक्ति अपने शत्रु के परिवार को भी इतना महत्व देता है और वो अपने संघर्ष को बीच में ही छोड़कर पुनः मुगल दरबार में लौट जाते हैं। तो यहाँ कुछ बातें निकल करके आई जिसमें मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खान को भेजा जाता है कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए 3 बार, जिसमें से एक बार उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन महाराणा प्रताप पुनः कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके पश्चात घटना आती है भामाशाह की घटना, जो दानवीरता के लिए मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और भारत में इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं और पुनः लौट जाते हैं। अब बात करेंगे हम महाराणा प्रताप के एक अलग रूप की, यानी महाराणा प्रताप अभी तक क्या कर रहे हैं।
अकबर द्वारा भेजे गए उनके प्रतिनिधियों का सामना कर रहे हैं। अकबर उनके विरुद्ध समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को भेज रहा है और महाराणा प्रताप एज ए डिफेंस यानी कि सुरक्षात्मक नीति को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप अब इस नीति में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं और वे अपनी सुरक्षात्मक नीति को आक्रामक नीति में बदलते हैं। और इसी क्रम में देखेंगे आगे कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने 1582 के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया और उस घटना या उस आक्रमण को इतिहासकारों ने किस रूप में देखा। देखेंगे 1582 मुगलों के एक प्रसिद्ध थाने जिसका नाम था दिवेर और जिसका इंचार्ज था, जिसका जो प्रभारी था, उसका नाम था सुल्तान खान। सुल्तान खान। अब महाराणा प्रताप ने आक्रामक नीति अपनाई है मुगलों के प्रति और दिवेर थाने पर वे हमला कर देते हैं और इस हमले में उनके साथ युवराज अमर सिंह भी मौजूद रहते हैं। अमर सिंह। दिवेर थाने पर महाराणा प्रताप का जो ये हमला होता है, ये आक्रामक नीति की पहल होती है और इसमें उन्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और जो दिवेर का जो थाना प्रभारी है जिसका नाम है सुल्तान खान, उसकी मृत्यु जो है युवराज अमर सिंह के हाथों हो जाती है। ये दृश्य भी बड़ा विचलित करने वाला दृश्य रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद रहे होंगे उनके लिए, जिस प्रकार से मेहतर खां के 2 टुकड़े महाराणा प्रताप ने किए थे और मुगल सेना में एक हड़कंप सा मच गया था, वही स्थिति यहाँ अमर सिंह द्वारा प्रस्तुत की जाती है और वो सुल्तान खान पर भाले का वार करते हैं और सुल्तान खां मृत स्तब्ध खड़े रहते हैं। देखने वाले को ज्ञात ही नहीं होता कि सुल्तान खां मर चुके हैं या जीवित हैं। तो इस प्रकार की घटना भी यहाँ सामने आती है और अमर सिंह ने भी अपने पिता की बाती वीरता का परिचय दिया और यहाँ अमर सिंह के द्वारा सुल्तान खान की हत्या कर दी जाती है। अब इस दिवेर की अगर बात करें तो दिवेर का जो ये युद्ध लड़ा गया या दिवेर पर जो महाराणा प्रताप के द्वारा आक्रमण किया गया, प्रसिद्ध इतिहासकार राजस्थान के इतिहास के पितामह घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के इस युद्ध को क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के इस युद्ध को कहा है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। जैसे मैंने थर्मोपल्ली की स्थिति आपको क्लियर की थी, एक्चुअल में मैराथन नहीं है, वो वास्तविक नाम उसका माराथन है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे उसका नाम जो है वो मैराथन हो गया, माराथन से मैराथन हो गया। अब ये माराथन क्या है वो भी मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में क्लियर कर दूं आपको कि मैंने पहले ही बताया था यूनान के 2 प्रसिद्ध राज्य जिनके नाम बताए थे मैंने आपको, एथेंस और स्पार्टा। जैसा कि स्पार्टा अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, युद्ध में अधिक विश्वास करता था, वहीं एथेंस युद्ध के प्रति उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, युद्ध में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन एक बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि एथेंस जो अपनी नीतियों के विरुद्ध जाकर के माराथन के मैदान में युद्ध लड़ते हैं और अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। तो यहाँ हल्दीघाटी युद्ध में जो रिजल्ट नहीं निकला था या जैसा अपेक्षित परिणाम था महाराणा प्रताप के जहन में वो नहीं प्राप्त होता है, तो महाराणा प्रताप के द्वारा दिवेर पर किया गया ये आक्रमण कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की शक्ति का परिचायक बनता है और इसे महाराणा प्रताप के गौरव के रूप में भी जाना जाता है। मेवाड़ का मैराथन और महाराणा प्रताप का गौरव किसे कहा जाता है? दिवेर युद्ध को महाराणा प्रताप का गौरव। ये दोनों ही जो कथन हैं वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिए गए हैं कि मेवाड़ का मैराथन और महाराणा प्रताप का गौरव, यानी महाराणा प्रताप ने अपने गौरव को पुनर्स्थापित किया हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात, ऐसा कहना है इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का। एक नाम और ध्यान रखिएगा आप, उदेश्वर महादेव। उदेश्वर महादेव। उदेश्वर महादेव क्यों प्रसिद्ध रहा ये देखिएगा कि जब दिवेर पर महाराणा प्रताप आक्रमण के लिए गए तब जाते समय और युद्ध के बाद विजयश्री को प्राप्त करने के पश्चात उदेश्वर महादेव में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ निकल करके आ रहा है, उदेश्वर महादेव। और अब बात करूंगा मैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल बादशाह अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम व्यक्ति जिसका नाम है जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा। और जगन्नाथ कछवाहा नाम से स्पष्ट है, आमेर से इनका संबंध है और ये भारमल के पुत्र हैं। भारमल के पुत्र। तो अकबर के कहने पर ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584 में पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 1585 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
1585 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको विधिवत रूप से मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और यहाँ पर इनकी छतरी बनी है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ कछवा आमेर रियासत से बिलोंग करते हैं और हम लोग जानते हैं कि आमेर राजवंश की छतरियाँ गैटौर में है। लेकिन अगर ये प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए रीट में कि भाई जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ है या जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ स्थित है, तो हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जगन्नाथ कछवा की मृत्यु मांडलगढ़ में हुई थी और मांडलगढ़ में ही उनकी छतरी बनी हुई है। तो यहाँ जगन्नाथ कछवा की मृत्यु के बाद में आप देख लीजिए 1585 ये लास्ट महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का प्रयास था और तब से लगा करके 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की तिथि है 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु किस प्रकार से होती है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा ये पॉइंट अभी समझाने की बात जो है वो बता रहा हूँ। 1585 से 1597 तक अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये 13 वर्षों का जो डिफरेंस निकल करके आता है, 13 वर्षों का अंतराल, 13 वर्षों की ये इतिहास में अघोषित संधि मानी जाती है। अघोषित संधि यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई, इसके बावजूद भी इस पीरियड के अंदर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये 13 वर्षों की अघोषित संधि इतिहास में प्रसिद्ध है, 13 वर्षों की अघोषित संधि। ठीक है साहब। अब जगन्नाथ कछवा ने जब 1584 में प्रयास किया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध में भी इसी कारणवश महाराणा प्रताप ने आमेर क्षेत्र में झालरा तालाब, याद रखिएगा आप, आमेर क्षेत्र में झालरा तालाब के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके और झालरा तालाब में नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। नीलकंठ महादेव, अब ये देखिएगा प्रश्न वही बता रहा हूं, वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में जहां से प्रश्न लीक से हटके निकलते हैं कि आमेर क्षेत्र में झालरा तालाब है और वहां नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कंफ्यूज करने वाली बात होती है। तो वो महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित करवाया गया झालरा तालाब क्षेत्र में नीलकंठ महादेव का मंदिर। अघोषित संधि की बात मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखेंगे हम महाराणा प्रताप 1585 के अंदर चावंड क्षेत्र का जो शासक है जिसका नाम है लूणा चावंडिया, उसको हरा करके चावंड पर अपना अधिकार कर लेते हैं और महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी रही है वो चावंड रही है। चावंड महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही है और वो राजधानी 1585 से लगा करके एक लंबे समयावधि तक रहता है, 1614 तक, यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात जब अमर सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं तो जब तक मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि नहीं होती है 1615, तब तक मेवाड़ की जो राजधानी है वो चावंड ही रहती है। तो लूणा चावंडिया को 1585 में महाराणा प्रताप द्वारा हरा करके और चावंड पर अपना अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना दिया जाता है। देखिएगा यहाँ महाराणा प्रताप की मृत्यु की तिथि मैंने आपको बता दी है कि इतिहास का वो महापुरुष 19 जनवरी 1597 को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए किसी प्रकार की उन्हें आंतरिक चोट लगती है और उसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के पश्चात चावंड के निकट ही बाडोली में एक नाले के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और वहां 8 खंभों की छतरी बनाई जाती है। 8 खंभों की छतरी। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, ये प्रश्न अगर निकल करके आता है तो बाडोली। और महाराणा प्रताप के स्मारक कहाँ है, तो वहां ऑप्शन में 2 आंसर निकल करके आते हैं। महाराणा प्रताप के स्मारक, पहला स्मारक जो महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक है यानी दिवेर में, और दूसरा जो महाराणा प्रताप का स्मारक है वो उदयपुर में फतेह सागर के निकट मोती मंगरी में। कभी आप जाइएगा, बहुत ही अच्छी और रमणीय स्थल है, ये देखने योग्य, मेवाड़ के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करेगा ये मोती मंगरी। तो मोती मंगरी और दिवेर महाराणा प्रताप के 2 प्रसिद्ध स्मारक। और महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो बाडोली के निकट एक नाले के तट पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ और 8 खंभों की छतरी वहां निर्मित की गई। अब बात कर ली हमने महाराणा प्रताप के
विभिन्न प्रकार के युद्धों और संघर्षों की। अब महाराणा प्रताप से रिलेटेड कुछ प्रश्न ऐसे जो निकल करके आते हैं और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के विपरीत, यानी ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष में लगा रहा, राजसी ठाट बाट से दूर रहा, उस व्यक्ति से किसी प्रकार के स्थापत्य की या किसी प्रकार के कला से संबंधित कार्य की अपेक्षा करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप के संदर्भ में आपको बता दूं, जब उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया तो वहीं चावंड में इन्होंने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण, और साथ ही साथ उन्होंने चावंड में कई सारे महलों का भी निर्माण करवाया। तो महाराणा प्रताप द्वारा चावंड में चामुंडा माता का मंदिर और महलों का निर्माण, कहाँ? चावंड में। और महाराणा प्रताप के समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिनका नाम है निसारुद्दीन, कहीं कहीं पे इनका नाम नासिरुद्दीन भी मिलता है, निसारुद्दीन जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए, और उन्हीं की रचना है चावंड रागमाला। चावंड रागमाला, चावंड रागमाला जिसमें 6 राग व 36 रागनियां हैं, 6 राग व 36 रागनियां, चावंड रागमाला निसारुद्दीन द्वारा लिखी गई है। और इसके साथ ही इनके एक दरबारी रहे हैं महाराणा प्रताप के, जिनका नाम है चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र, और चक्रपाणि मिश्र ने महाराणा प्रताप के शासनकाल में उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए कई ग्रंथों का भी रचना की, जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथों में विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति। और मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति को आगे चल करके कई राजवंशों ने अपनाया और उसी के आधार पर वे अपना राज्याभिषेक करवाते थे। उसके बाद में एक ग्रंथ का नाम है मुहूर्तमाला, और एक अन्य ग्रंथ जिसको अपन कह सकते हैं व्यवहार, एक ग्रंथ जिसका नाम अपन देखेंगे व्यवहारांश, यानी ये व्यवहारवाद से रिलेटेड एक ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखा गया महाराणा प्रताप के शासनकाल के अंदर। तो यहाँ हमने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को काफी अच्छे से समझने का प्रयास किया है, और उससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना रहती है, ऐसे काफी प्रश्नों को हमने यहाँ जाना। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हमने देखा, उसके बाद में महाराणा प्रताप का हम कह दें कि कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान के आक्रमण को हमने देखा, दिवेर थाने पर महाराणा प्रताप के आक्रमण को देखा, अब्दुल रहीम खान खाना जो आए हैं, उसके पश्चात भामाशाह की भूमिका को देखा। उसके बाद में हमने देखा महाराणा प्रताप और अब्दुल रहीम खान खाना के प्रति जो उन्होंने मतलब एक अच्छे भाव को प्रकट किया, उनके परिवार को पुनः लौटा करके। उसके बाद में देखा चावंड को राजधानी किस प्रकार से बनाया और महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई, समाधि कहाँ है, इन सारी बातों की हमने चर्चा की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो मुगल राजपूत संबंध हमने देखे, उसमें महाराणा प्रताप को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम आगे मेवाड़ के उस शासक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसने मेवाड़ के संपूर्ण राजवंश के जो कह सकते हैं व्यक्तित्व और उनका जो रहा मुगलों के प्रति जो नीति रही उसको एक तरफ रख करके एक नया पहल किया, एक नए प्रकार का जो कार्य किया जो इतिहास के अंदर काफी प्रसिद्ध रहा है। हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह के बारे में और उनके द्वारा की गई मुगल राजपूत संधि के बारे में। तो इस क्लास के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।